हेलो एवरीवन। क्या हालचाल सब लोग के। आई गेस एकदम टाइम टू टाइम वीडियोस देख रहे हैं आप लोग। हम लोगों ने सेबी में अभी डिपॉजिटरी जो एक्ट है वो स्टार्ट किया था। आई गेस पुरानी टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने सीख ली होगी अच्छे से। डिपॉजिटरी डीपी क्या है, साथ ही में डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, लास्ट क्लास में भी कुछ नए नए टर्म्स, फंजिबिलिटी क्या होता है इसके बारे में, प्लेज हाइपोथिकेशंस क्या होते हैं, ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हम लोगों ने सीखी थी। ठीक है, आज हमें और आपको नई नई बातें, नई टर्मिनोलॉजीज के से फैमिलियर कराऊंगी कि सेबी में और क्या क्या नई नई बातें की गई हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्लास सेबी डिपॉजिटरीज एक्ट। और इसमें आज हम न्यू सेक्शन 13 से स्टार्ट करेंगे। और सेक्शन 13 क्या बोलता है, देखो। फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिकॉर्ड्स बाय डिपॉजिटरी एंड इशूअर। कौन? डिपॉजिटरी एंड इशूअर। हेडिंग में ही सब कुछ आ गया। कौन इंफॉर्मेशन फर्निश करेगा? डिपॉजिटरी और इशूअर। ठीक है, अब क्या बोलना चाह रहा है, लेट्स सी। एवरी डिपॉजिटरी शेल, एवरी डिपॉजिटरी, यहाँ पे हेडिंग में पहला नाम डिपॉजिटरी का ही था ना, तो डिपॉजिटरी के बारे में बोल रहा है कि डिपॉजिटरी क्या करेगा। तो देखो शेल वर्ड है। देखो आप लोग अभी अभी सीएस एग्जीक्यूटिव में एंटर करे हो, तो लैंग्वेज की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूं। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड कि आप एकदम एक्ट की लैंग्वेज रट्टा मारोगे। इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। आप अपने ओन लैंग्वेज लिख सकते हो, लेकिन ओन लैंग्वेज लिखने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप शैल को मे बना दोगे। शैल का मतलब होता है मैंडेटरी, कंपल्सरी। दिस इज व्हाट, मैंडेटरी। तो अब हमें लीगल वर्ल्ड में अंदर एंटर करना है तो लॉ की इंटरप्रिटेशन सीखनी पड़ेंगी। तो इसलिए शैल का मतलब होता है मैंडेटरी। मीन्स ये काम आपकी ऑब्लिगेशन है, करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे तो डंडा मार के करवाएंगे इस काम को। दिस इज कॉल्ड शैल। तो ऐसे नहीं भावुकों के एग्जाम में हम कुछ भी लिखते रहे, शुड लिख दे चाहे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, डिपॉजिटरी शुड। ओह, तो इसका मतलब आपने तो डिपॉजिटरी की इच्छा पे छोड़ दिया कि तुम्हें करना तो चाहिए, तुम देख लेना करना है कि नहीं करना। नो वेज। सेबी सेज डिपॉजिटरी शैल, डिपॉजिटरी शैल। ठीक है, शैल समझ में आ गया। आगे बढ़े हम। अब डिपॉजिटर क्या करेगा? करेगा क्या, देखो। फर्निश करेगा। इंफॉर्मेशन फर्निशिंग की बात की तो इंफॉर्मेशन ही फर्निश करेगा। फर्निश टू द इशूअर, फर्निश टू द इशूअर क्या? इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी इंफॉर्मेशन फर्निश करनी है? अबाउट द ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज in the name of beneficial owner at such intervals and in such manner as may be specified by the bylaws. That means, say, मान लो आज मिस्टर ए के नाम पे शेयर्स रजिस्टर है। मिस्टर ए कौन है? बेनिफिशियल ओनर। बेनिफिशियल ओनर आप जानते हो ना सब लोग अच्छे से, याद है? बेनिफिशियल ओनर कौन? जो एक्चुअल ओनर होता है ना। डिपॉजिटरी का तो सिर्फ ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए नाम लिखा जाता है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। एक्चुअल ओनर तो बेनिफिशियल ओनर ही होता है। तो मिस्टर ए जो है उसने शेयर ट्रांसफर कर दिए थे मिस्टर बी को। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर था तो डिपॉजिटरी ने इसकी एंट्री फटाफट से नोट डाउन कर ली, ए को हटा दिया, बी का नाम लिख दिया। अब ये जो सारी जानकारी डिपॉजिटरी के पास है ना, वो डिपॉजिटरी किसको बता रहा है? इशूअर को बता रहा है। भैया तुम्हारी कंपनी के लोग हैं, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी टाइम टू टाइम ऐसे लिस्ट बना बना कर किसको देता है? इशूअर को देता है। इशूअर, इशूअर तुम्हारे बेनिफिशियल ओनर्स चेंज हो गए हैं, ट्रांसफर हो गया है। तो क्लियरली सेज फर्निश टू इशूअर इंफॉर्मेशन about the transfer of securities in the name of beneficial owners at such intervals and in such manner as may be specified by the bylaws. जैसे आर्टिकल्स में लिखा होता है ना, वैसे बायलॉज होते हैं डिपॉजिटरी के। तो जिन बायलॉज में जो जो लिखा है उसको फॉलो करते हुए उस टाइम गैप के अंदर कंपनी को बताएंगे। बात समझ में आई? क्लियर? अब ये तो डिपॉजिटरी ने बताया, अब इशूअर क्या बताएगा डिपॉजिटरी को? तो सी क्या बताएगा, लेट्स सी। एवरी इशूअर से, एवरी इशूअर, और यहाँ पे भी देखो क्या वर्ड यूज किया है? शैल। तो अगेन मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है? मतलब इच्छा पे नहीं है, बताना पड़ेगा। मेक अवेलेबल टू डिपॉजिटरी कॉपीज ऑफ द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिक्योरिटीज
हेल्ड बाय सच डिपॉजिटरी। क्या बोल रहा है? कॉपीज ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मतलब जो सिक्योरिटीज होल्ड कर रहे हैं ना, उनसे कंसर्न में जो जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट डिपॉजिटरी को रिक्वायर्ड होगा, डिपॉजिटरी बोलेगा ये वाला फला डॉक्यूमेंट दे दो, प्रोस्पेक्टस दे दो, ऑफर डॉक्यूमेंट की कॉपी दे दो, और आपने किन कंडीशंस के साथ इशू किया था, क्या राइट है इन सिक्योरिटी होल्डर की कॉपी भेजो। तो इशू बोलेगा नहीं भेज रहे, हम तो नहीं भेज रहे, हम तो नहीं देंगे तुम्हें। ऐसा कर सकता है क्या? सोचना भी मत। अगर रिलायंस है, रिलायंस ने, आर पावर ने अपना पब्लिक इशू लेके आई थी और उसमें बहुत सारे कमिटमेंट किए थे, तो एनएसडीएल ने बोला रिलायंस पावर जी हमें फटाफट से इशू के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं भेजो। तो रिलायंस पावर बाउंड है, देना ही पड़ेगा। तो इसलिए दोनों के बाउंडेशन है, इशूअर डिपॉजिटरी को भेजेगा, डिपॉजिटरी इशूअर को भेजेगा, जिनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वही भेजेंगे। तो यहाँ पे सिंपल है, इशूअर डिपॉजिटरी को देगा इंफॉर्मेशन, और एग्जैक्टली डिपॉजिटरी इशूअर को देगा इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो अपने पास है। डिपॉजिटरी के पास ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन होगी तो वो देगा, इशूअर के पास उन सिक्योरिटी से रिलेटेड रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देगा। तो इशूअर क्या देगा? रेलेवेंट डॉक्यूमेंट। और डिपॉजिटरी क्या देगा? ट्रांसफर की इंफॉर्मेशन। याद रहेगा? सेक्शन नंबर 13 समझ में आ गया सबको? तो दोनों एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। चलो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 14। इस सेक्शन की हेडिंग पढ़ के दिमाग चलाना कहाँ पढ़ा है हमने, ध्यान से सुनना एकदम। ऑप्शन का एक ऑप्शन टू ऑप्ट आउट, बाहर जाने का, बाहर जाने का ऑप्शन। कहाँ से? कहाँ से? डिपॉजिटरी पढ़े तो डिपॉजिटरी से तो बाहर जाने का ऑप्शन होगा ना। इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी, डिपॉजिटरी से बाहर जाना, कहीं ऐसा सुना है क्या? जल्दी दिमाग चलाओ फटाफट। ये कहाँ पढ़ा है हमने? डिपॉजिटरी से कैसे बाहर जाएगा इन्वेस्टर? कैसे जाएगा? ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने बिल्कुल सही सोचा है, बिल्कुल सही जवाब सोच रहे हो कुछ लोग सोच रहे हैं मैम क्या, कहाँ से सोचा है, कुछ नहीं सोचा। और कुछ लोगों का आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है, रीमटेरियलाइजेशन। रीमटेरियलाइजेशन यही तो था क्या? डिपॉजिटरी से बाहर का रास्ता मींस शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में थे, डिपॉजिटरी के पास थे, निकालने हैं, फिजिकल चाहिए, शेयर सर्टिफिकेट चाहिए। तो शेयर सर्टिफिकेट चाहिए तो मतलब डिपॉजिटरी से रास्ता बाहर। इन्वेस्टर बोलता है नहीं रखना हमें डिपॉजिटरी के पास, हम यहाँ से टाटा बाय बाय करने जा रहे हैं, है ना। इट्स जस्ट लाइक दैट ना। आप किसी रिलेटिव के रहने जा रहे हो, कुछ दिन अच्छा लगता है आपको, आप कुछ दिन बाद लगता है यार बहुत बोर हो गए हैं, अब नहीं रहना है, तो आप टाटा बाय बाय कर देते हो। एग्जैक्टली इन्वेस्टर डिपॉजिटरी के पास सिक्योरिटीज होल्ड कर रखा था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, अब डिपॉजिट से टाटा बाय बाय कहने का वक्त उसका आ गया है, मीन्स रीमटेरियलाइजेशन। एंड रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है ये आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रॉनिक शेयर्स को फिजिकल शेयर्स में कन्वर्ट करना, जिसके बदले में क्या मिलता है? क्या? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है? शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। कोई शक? ठीक है, पढ़ लें इसका प्रोविजन। चलो पढ़ ही लेते हैं। लेट्स सी। इफ अ बेनिफिशियल ओनर सीक्स टू ऑप्ट आउट, बाहर जाना है इसको, कहाँ से? डिपॉजिटरी से। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सिक्योरिटी, तो क्या करेगा? ही शैल इन्फॉर्म द डिपॉजिटरी अकॉर्डिंगली। अकॉर्डिंग मतलब वही प्रोसेस, डीपी डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी इशूअर। याद आया प्रोसेस? सेम प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। द डिपॉजिटरी शैल ऑन रिसिट ऑफ इंटीमेशन मेक एप्रोप्रिएट एंट्रीज इन द रिकॉर्ड्स एंड शैल इन्फॉर्म द इशूअर। इशूअर को इन्फॉर्म करता याद आ रहा है? याद आ रहा होगा आप लोगों को। प्रोसेस हमने पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा था इसका अच्छा खासा। एवरी इशूअर, अब इशूअर को पता चल गया कि ये इन्वेस्टर डीमैट में नहीं रखेगा शेयर, इलेक्ट्रॉनिक नहीं रखेगा, इसको फिजिकल शेयर्स चाहिए, तो सर्टिफिकेट इशू करेगा इशूअर। तो यहाँ पे एवरी इशूअर, और यहाँ पे देखो शेल वर्ड यूज हो रहा है, यहाँ पे कहीं भी मे नहीं लिखा हुआ है, मे, शुड, नो, ये मैंडेटरी है प्रोविजन, इसलिए शैल वर्ड यूज हो रहा है। शैल विद इन 30 डेज, हाउ मेनी डेज? हाउ मेनी डेज? 30 डेज।
अभी 30 डेज 30 दिन कहाँ से काउंट करोगे आप? कुछ बच्चे लिखते हैं सिर्फ विद इन 30 डे, इशूअर शैल विद इन 30 डेज, आगे की राम कथा गायब कर देते हैं। तो ये 30 दिन कहाँ से काउंट करना है? ऑफ द रिसिट ऑफ इंटीमेशन। कहाँ से? इंटीमेशन आई उसके 30 दिनों में, इंटीमेशन आई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर क्या करेगा? फ्रॉम द डिपॉजिटरी एंड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशंस एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन इशू। क्या करेगा? इशू करेगा। क्या करेगा? इशू। क्या इशू करेगा? सर्टिफिकेट ऑफ सिक्योरिटीज टू द बेनिफिशियल ओनर और द ट्रांसफरी एज द केस मे बी। तो एकदम सिंपल क्लियर कट हमारा प्रोसेस है। दिस प्रोसेस वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इन रीमटेरियलाइजेशन। तो वही सेम प्रोसेस चलेगा। सबसे पहले जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर उसने इन्फॉर्म किया डीपी को, डीपी से पहुंच गई मामले डिपॉजिटरी के पास, और डिपॉजिटरी ने किसको बता दिया? इशूअर को। इशूअर को क्या रिसीव हुई? इंटीमेशन मिली। इसके 30 दिन के अंदर अंदर विद इन 30 डेज इशूअर क्या इशू करेगा? शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देगा। बात समझ में आई? क्लियर है लैंग्वेज? आगे बढ़े। अब है डिपॉजिटरी टू इंडेमनीफाई लॉसेज इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 16। डिपॉजिटरी ने इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज को होल्ड किया है, अगर वहां पे कुछ घोटाला हुआ तो डिपॉजिटरी इंडेमनीफाई करने के लिए लायबल है। इंडेमनीफाई मतलब समझते हैं? कॉम्पनसेट करने के लिए, मीन्स वापस से सेम पोजीशन पे लेके आने के लिए। तो यहाँ पे डिपॉजिटरी इंडेमनीफाई करने के लिए लायबल है। इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे इंश्योरेंस कंपनी करती है ना, फायर इंश्योरेंस, आग लग गई तो हम कॉम्पनसेट कर देंगे, दैट इज नोन एज इंडेमनीफाई। एग्जैक्टली यहाँ पे अगर डिपॉजिटरी की वजह से किसी इन्वेस्टर को कोई नुकसान है तो उसको इंडेमनीफाई किया जाएगा। लेट्स सी, एनी लॉस अकर्ड टू द बेनिफिशियल ओनर। अभी लॉस मार्केट के ट्रेंड से नहीं, मार्केट अप डाउन का लॉस नहीं बोल रहा, डिपॉजिटरी की गलती की वजह से, ड्यू टू नेग्लिजेंस, ड्यू टू व्हाट? नेग्लिजेंस ऑफ डिपॉजिटरी और इट्स पार्टिसिपेंट वुड बी इंडेमनीफाइड बाय द डिपॉजिटरी टू सच बेनिफिशियल ओनर where the loss of due to negligence of the participant is indemnified by the depository has the right to recover the same from the participant। तो अगर मान लीजिए डीपी की गलती है तो डीपी से रिकवर कर लेगा डिपॉजिटरी, लेकिन एक बार को हमें इन्वेस्टर को तो कॉम्पनसेट करना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टर को डिपॉजिटरी या डीपी दोनों में से किसी की भी गलती की वजह से अगर कोई भी नुकसान हुआ तो उस नुकसान को डिपॉजिटरी कॉम्पनसेट करेगा, और वसूली किससे कर लेगा? डीपी। डीपी की गलती है ना, तो वही भुगतेगा, वही भुगतेगा। अल्टीमेटली नुकसान किसको भुगतना पड़ेगा? डीपी को, क्योंकि गलती उसकी थी। और अगर डिपॉजिटरी की खुद की गलती है तो डिपॉजिटरी खुद ही भुगतेगा। इज दिस ओके? सारे सेक्शन समझ में आ गए अच्छे से? तो यहाँ पे देखिए, जब हम लॉ का इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो एक एक वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप क्या करोगे? कुछ भी लिख के आओगे। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए सेक्शन वाइज सेक्शन प्रॉपर लैंग्वेज इंटरप्रीट करूंगी ताकि आपको किसी भी स्टेटमेंट में कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। लेकिन एग्जाम में आप अपनी ओन लैंग्वेज में इसको ड्राफ्ट कर सकते हो, लेकिन बशर्ते कंडीशन अप्लाइड, अर्थ का अनर्थ मत कर देना। पता चले कि एक्ट कुछ और ही बोल रहा है, आप कुछ और ही बोलने चले गए हो। गॉट इट? क्योंकि अभी पहली बार आप लोग लिखोगे, राइटिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, इसलिए लॉ की लैंग्वेज में जैसा अंडरस्टैंड किया गया, मैं जैसे इंटरप्रीट करके आपको बता रही हूँ, उसको आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब सेबी के पावर्स की बात करें, सेबी क्या कर सकता है? देखो भाई, सेबी ना एक तरह से घर की मम्मी है, मम्मी जिसके पास सारे पावर्स हैं। आपकी मम्मी क्या करती है? आपको बहुत सारे गाइडेंस देती है ना, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये वो फलाना ढिमकाना करती है ना। और अगर वैसे नहीं करते तो आज शाम का खाना नहीं मिलेगा, या फिर फ्लाइंग चप्पलें उड़ उड़ के आती हैं, कभी कभी इस गाल पे चिपती है, कभी इस गाल पे चिपती है। ऐसा हुआ होगा कभी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को अगर, तो एग्जैक्टली सेबी वैसे ही पावर एक्सरसाइज करता है। सेबी बोलता है अच्छा, पूछताछ नहीं होती ऐसे, अच्छा कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, कितने बजे गए थे, आ रहे कितने बजे हो, बीच में कहाँ गए थे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया था। ऐसे क्वेश्चनों की बौछार होती है ना जब भी हम कुछ भी उल्टे पुल्टे काम करते हैं, होते हैं ना। तो ऐसे ही हमारा सेबी द ग्रेट है, जो मम्मी जी हैं हमारे लिस्टेड कंपनीज की, और साथ ही में जो भी सिक्योरिटीज़ जहाँ पे जो रेगुलेट करता है ये, तो बोलते हैं भैया अच्छा तुमने ये फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये वो,
सारे क्वेश्चनों की बौछार लगा देगा सेबी। तो सेक्शन 18 के हिसाब से सेबी के क्या क्या पावर्स हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। नंबर वन, सेबी इन द पब्लिक इंटरेस्ट। देखो यहाँ पे सेबी जितना भी ना पब्लिक इंटरेस्ट का वास्ता होता है, यहाँ पे हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए सेबी कुछ भी कर सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स हैज पावर, क्या पावर है, टू कॉल अपॉन, किसको कॉल कर सकता है, इशूअर, डिपॉजिटरी, उसके पार्टिसिपेंट, बेनिफिशियल ओनर्स, बाप रे सबको ही कर सकता है। तो चार ही लोग इन्वॉल्व थे ना सिक्योरिटीज मार्केट में, कौन कौन इन्वॉल्व थे, इशूअर, डीपी, डिपॉजिटरी एंड इन्वेस्टर। ये जो चार लोग इन्वॉल्व है ना, चारों के ऊपर ही तलवार लटका के रखता है ये सेबी। कोई भी पर्सन अपने हदों के बाहर नहीं जा सकता, चाहे वो बच्चे हो कि मम्मी हो कि कोई भी क्यों ना हो। अगर कोई भी अपनी हद को पार करेगा तो सेबी ना उठा के पकड़ लेगा। जैसे मम्मी घर में सबकी वाट लगा देती है ना, चाहे पापा लेटाएं चाहे बच्चे लेटाएं, अल्टीमेटली भुगतना सबको पड़ता है। एग्जैक्टली सेम टू सेम प्रोविजन यहाँ पे है। तो सेबी ना डिपॉजिटरी एक्ट है, चार लोग हैं, चारों में से किसी ने भी कांड किया ना तो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन कर सकता है। किस किस को, चारों पार्टीज के नाम याद हो गए होंगे आपको, कौन कौन से चार लोग। नंबर वन, जल्दी जल्दी बताओ, इशूअर, डिपॉजिटरी, टीपी एंड इन्वेस्टर। भाई साहब इन चारों में से किसी को भी बुला सकता है, काय के लिए, टू फर्निश इन राइटिंग such information relating to the securities held in a depository as it may require। जैसा इसको ठीक लगता है ना, मैं से बोलेगा चलो भाई आ जाओ तुम इन्फॉर्मेशन दो, हमें बताओ इस सिक्योरिटी से कंसर्न में तुमने क्या क्या कांड किए हैं। ये सिक्योरिटी सही से इशू नहीं की, प्रोस्पेक्टस में झूठे कसमें वादे डाले तो इशूअर को पकड़ लेगा। प्रोस्पेक्टस में गलत इन्फॉर्मेशन है, गलत किया, बहुत गलत किया, तो इशूअर को पकड़ेगा। अगर डीपी ने क्लाइंट के साथ कुछ नाटक कर दिया, अकाउंट के पैसे लेके फरार हो गया या कुछ भी उल्टे पलटे, या उसके सिक्योरिटीज़ में कुछ भी कर दिया, खरीदनी थी बेच दी, बेचने की जगह खरीद दी, कुछ भी कर दिया, या डिपॉजिटरी ने पंगा कर दिया उसकी डिटेल्स उड़ा दी, या इन्वेस्टर और भी महान, इन्वेस्टर भैया शेयर किसके, रिकॉर्डिंग किसी और के नाम पे, ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक, और पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है। ऐसे केसेस में सेबी के पास पावर है, सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी इनको रेगुलेट कर सकता है और इनसे कॉल फॉर इंफॉर्मेशन कर सकता है। कॉल कैसे, राइटिंग में, ऐसे फ़ोन पे कॉल नहीं, हेलो जी इन्वेस्टर जी बताओ, ऐसे नहीं, नोटिस आता है बकायदा, नोटिस के राइटिंग में बोला है इस डेट तक इस नोटिस का रिप्लाई कर दिया जाए, ऐसे जाती है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात। या फिर सेबी क्या कर सकता है, ऑथराइज कर सकता है, ऑथराइज। तो पहला पॉइंट तो क्या हुआ, कॉल हो गया, कॉल टू फर्निश इंफॉर्मेशन। ये होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म याद करने का। पूरी रामकथा में से मैंने इंपॉर्टेंट की पॉइंट निकाल लिया, तो एग्जाम से पहले की पॉइंट्स याद रखोगे ना तो पूरा पॉइंट वापस नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, और देखो ये इम्प्लाइड है, डिपॉजिटरी चार लोगों को रेगुलेट करता है, तो चारों की बात की जाएगी। सेकंड पॉइंट बोल रहा है अथराइज कर सकता है, सेबी किसी ऑफिसर को अथराइज कर सकता है, किसके लिए, एनी पर्सन टू मेक एन इंक्वायरी और इंस्पेक्शन। इंक्वायरी मतलब पूछताछ, मतलब सेबी ने बोला इंस्पेक्टर जी जाओ और इशूअर कंपनी की वाट लगा के आओ, पूछ के आओ उससे कहाँ गए थे, कब गए थे, क्यों डाला, ऐसे वैसे जो भी कुछ डालना है वो सब कुछ पूछ सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनके ऑफिसेज में जा सकते हैं, इन रिलेशन टू द अफेयर्स ऑफ द इशूअर, बेनिफिशियल ओनर, डिपॉजिटरी और पार्टिसिपेंट, किसी के भी, वही चारों लोग चंगुल में है यहाँ पे। हु शैल सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ सच इंक्वायरी और इंस्पेक्शन टू इट विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। अब सेबी ने किसी को ऑथराइज किया है, बोले जाओ इंक्वायरी करो, इंस्पेक्शन करो, तो वो पर्सन अपनी रिपोर्ट किसको देगा, वापस से सेबी को ही देगा। तो यहाँ पे सेबी क्या कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है पर्सन को, काय के लिए, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए, इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए, और फिर ये पर्सन, ये ऑथराइज पर्सन जो है वो क्या करेगा, सबमिट करेगा रिपोर्ट।
और किसको सबमिट करेगा? ऑफ कोर्स सेबी को सबमिट करेगा। तो ये दो टाइप के पावर्स सेक्शन 18 में मेंशन किए गए हैं। तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 में दो बातें बोली। नंबर 1, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग 4 लोगों से, और साथ ही में उन लोगों का इंक्वायरी और इंस्पेक्शन कराने के लिए किसी पर्सन को ऑथराइज भी कर सकता है। और वो जो पर्सन इंस्पेक्शन करेगा, इंक्वायरी करेगा, वो अपनी रिपोर्ट बना करके बताएगा फला फला ने ये बोला, मैं वहाँ गया था इंस्पेक्शन, मैंने वहाँ पे जाकर डॉक्यूमेंट्स में ये इंस्पेक्शन किया। तो ये रिपोर्ट बना करके सेबी को सबमिट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर? अब आगे देखो अब देखो यहाँ पे पावर होगी तो ऑब्लिगेशंस भी तो होंगी। मेरा अगर पावर है कि मैं आपसे होमवर्क कराऊं तो आपकी ऑब्लिगेशन बनती है आप होमवर्क करो, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप होमवर्क करो, अगर मेरा पावर है तो। अगर मेरा पावर नहीं है तो फिर तो आपकी ऑब्लिगेशन भी नहीं है। तो सेबी का पावर है तो ऑब्लिगेशन किसकी बनेगी? उस इशूअर के ऑफिसर्स की, डीपी के ऑफिसर्स की, डिपॉजिटरी के ऑफिसर्स की। क्या क्या ऑब्लिगेशन बनेगी? कि जैसे ही इंफॉर्मेशन डिमांड की जाए इन्फॉर्मेशन दे दे। कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन किया है, इंक्वायरी की जा रही, तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन डिमांड की जाए वैसे वैसे सबमिशन किया जाएगा। तो देखो लेट्स सी, एवरी डायरेक्टर, मैनेजर, पार्टनर, सेक्रेटरी, ऑफिसर और एम्प्लॉय, कोई भी मतलब जो भी कनेक्टेड लोग है, जो भी जैसा भी है उसमें जो भी लोग काम करें, ऑफिसर, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, कुछ भी, किसके? डिपॉजिटरी के, इशूअर के, पार्टिसिपेंट के और बेनिफिशियल ओनर के। देखो घूम फिर के 4 लोग ही आ गए ना वापस से। तो इन चारों लोगों के कनेक्टेड जो भी ऑफिसर हैं, अब मान लो इशूअर कंपनी है तो उसके डायरेक्टर्स हो गए, या बेनिफिशियल ओनर है तो उसके पार्टनर्स है अगर कोई तो उनसे, या उसके कोई एम्प्लॉयज हैं उससे, तो किसी से भी डिमांड की जा सकती है। शैल ऑन डिमांड produce before the person making the inquiry or inspection all information or such records and other documents in his custody having a bearing on the subject matter of such inquiry or inspection। तो जैसे ही यहाँ पे उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी इंफॉर्मेशन जो उनकी कस्टडी में है, मान लो आज मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ भारती एयरटेल की, ऐसे अज्यूम कर लेते हैं। भारती एयरटेल इज अ इशूअर कंपनी, और यहाँ पे क्या हुआ ना, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस में लिखा कुछ और उस पैसे को यूज़ कहीं और कर रही है, तो सेबी ने आके दबोच लिया। अब सेबी का ऑफिसर आके बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी सोनम जैन, तुम हो ना भारतीय एयरटेल की कंपनी सेक्रेटरी, चलो निकालो प्रोस्पेक्टस और ये निकालो पैसा कहाँ लगाया। अब आई एम बाउंड कि मैं उस ऑफिसर को प्रोस्पेक्टस की कॉपी भी लगा के दूँ और साथ में वो पैसा कहाँ कहाँ घोटाले में कैसे कैसे शट ऑफ किया है वो भी बताऊँ। मेरी ड्यूटी है। अभी ड्यूटी नहीं फॉलो करेंगे तो पीनल प्रोविजंस में जाएंगे, है ना? ओके, तो उसके लिए सेबी ने अच्छे खासे प्रोविजंस बना रखे हैं। तो सेबी किसी को छोड़ता नहीं है ना, झूठ बोल के कोई फायदा होएगा नहीं, सेबी पकड़ लेगा। तो इसलिए जो बोला गया है, जो ऑब्लिगेशन है वो फुलफिल कर ही देना। बात समझ में आ गई? सेक्शन 18 क्लियर है, सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2। तो सेक्शन 18 में 4 लोगों के ऊपर सेबी ने अपना पंजा कसा है। उनसे कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन कर सकता है या किसी पर्सन को ऑथराइज करके उनसे इंक्वायरी इंस्पेक्शन के लिए बोल सकता है। और अगर बोला तो उस पर्सन के मतलब उन चारों में से किसी के भी ऑफिसर, डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, जो भी लोग हैं वो डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए लाइबल माने जाएंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लें क्या क्या पढ़ लिया। नंबर 1 हमने पढ़ा डिपॉजिटरी और इशूअर एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, है ना? इन्वेस्टर को ऑप्शन है, वो डिपॉजिटरी छोड़ के जा सकता है, उसकी इच्छा, उसको डिपॉजिटरी में अच्छा नहीं लग रहा, फिजिकल सर्टिफिकेट ले और भाग जाए। इशूअर कितने दिनों में सर्टिफिकेट इशू करता है? कितने दिनों में? 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन रिसीव। डिपॉजिटरी के नेग्लिजेंस से अगर इन्वेस्टर को नुकसान हुआ तो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। डीपी की गलती से हुआ तो भी डिपॉजिटरी को देना पड़ेगा, लेकिन हाँ डीपी से रिकवर कर लेगा फिर वो। एंड देन उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे पावर्स ऑफ सेबी। तो सेबी के पावर्स 2, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन और किसी पर्सन को ऑथराइज करा है इंक्वायरी और इंस्पेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू गिव डायरेक्शन, सेक्शन 19। अब देखो सेबी को लगा इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन जो सेक्शन 18 में किया ना, उससे सेबी को लगा कि इशूअर
डिपॉजिटरी डीपी की हरकतें जो है ना वो सही नहीं है, वो हरकतें पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में है, इन्वेस्टर्स के अगेंस्ट में है, ऐसा लगा तो सेबी को जैसा ठीक लगता है, जैसा ठीक लगता है वैसे इंस्ट्रक्शंस इशू कर सकता है। जैसे धमका दिया आगे से मत करना, या फिर ठीक करो अभी, ठीक करो जाओ अभी ठीक करो, ऐसे इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है सेबी। और पीनल प्रोविजंस भी है इस साथ में, तो पेनल्टी इम्पोज तो डेफिनेटली कर ही सकता है। और पेनल्टी भयानक होती है देखो सेबी की, अगर आप कंपनीज एक्ट की पेनल्टीज पढ़ोगे ना तो वहाँ पे छोटी मोटी होती है, 1000 रुपये की पेनल्टी, 5000 रुपये की पेनल्टी, हाथ मार के 1 लाख, इतनी पेनल्टी है। यहाँ पे 1 करोड़ की पेनल्टी ऐसे आती है। अभी पढ़ेंगे हम पेनल्टीज भी। अभी सेक्शन 19 की बात करें, पावर टू गिव डायरेक्शंस, तो यहाँ पे क्या बोलता है सेबी, सेबी ने क्या किया, आफ्टर मेकिंग और कॉजिंग टू बी मेड इंक्वायरी और इंस्पेक्शन, सेबी ने इंक्वायरी इंस्पेक्शन किया सेक्शन 18 में है, अभी भी पढ़ा हमने। अब उसके बाद सेटिस्फाइड हो गया सेबी, क्या सेटिस्फाइड हो गया, इट इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की इंटरेस्ट, यहाँ पे हर जगह इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट चलेगा, और द सिक्योरिटीज मार्केट, और टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ एनी डिपॉजिटरी या डीपी बीइंग कंडक्टेड in the manner detrimental to the interest of investors or securities market, means उनकी एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे सिक्योरिटीज मार्केट या इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है, तो उनको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए सेबी may issue such directions to depository या participant या or any other person एसोसिएटेड विद द सिक्योरिटीज मार्केट, तो उनको कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है, या फिर टू एनी इशूअर और एनी ऑफ द एज मे बी अप्रोप्रिएट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और द सिक्योरिटीज मार्केट, तो इनमें से किसी को भी इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है। तो देखो डिपॉजिटरी हो गया, वही पार्टिसिपेंट हो गया, या एनी पर्सन एसोसिएटेड हो गया, और या फिर इशूअर हो गया, इनमें से किसी को भी इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है, डायरेक्शंस दे सकता है। तो जहाँ जो गलती है उसको बोला जाएगा ठीक करो, रेक्टिफाई करो, कंट्रोल करो, वो एक्ट इमीडिएट इफेक्ट से बंद करो, या धमका सकता है आगे से ऐसा मत करना, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू किया जा सकता है। और पेनल्टी है देखो, द बोर्ड में बाय ऑर्डर फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग लेवी पेनल्टी, और पेनल्टी ये सेक्शन 19A से लेकर के 19G तक की पेनल्टीज है, आफ्टर होल्डिंग इंक्वायरी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर, आफ्टर होल्डिंग इंक्वायरी इन द प्रेस्क्राइब्ड मैनर। तो लगे हाथ तो सेक्शन 19A से लेकर के 19G तक की पेनल्टीज भी देख लेते हैं हम, तो कितनी महान पेनल्टीज दे रखी है, लेट्स सी। सेक्शन 19A से लेकर के 19G तक के हमारे यहाँ पे लिस्ट दे रखी है, एवं लिस्ट पढ़ देती हूँ आप लोगों के लिए कि कौन कौन से फेलियर हैं जो किए गए हैं। पहला फेलियर 19A, फर्निश इंफॉर्मेशन, रिटर्न एटसेट्रा, सेबी को फर्निश करनी थी इंफॉर्मेशन इशूअर को या डीपी को या डिपॉजिट किसी को भी, की नहीं, इतना बड़ा अन्याय है। सेकेंडली फेलियर टू एंटर इनटू अग्रीमेंट, हमने अभी भी सेक्शन में पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो भी डीपी है वो डिपॉजिटरी से अग्रीमेंट करेगा, डिपॉजिटरी इशूअर से अग्रीमेंट करेगा, अगर एग्रीमेंट नहीं किया, बिना अग्रीमेंट के काम कर रहे हैं तो फेलियर हो गया, आप गड़बड़ कर दिया, सेक्शन का वायलेशन कर दिया। फेलियर टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंसेस, इन्वेस्टर्स त्राही कर रहे हैं, बोले हमें ये प्रॉब्लम है, सुनते नहीं है। अरे देखो इन्वेस्टर को ग्रीवेंसेस है, समझ में आता है, अब लाखों लोग हैं, किसी को कुछ ना कुछ परेशानी होगी, लेकिन उसकी परेशानी दूर तो करो, मतलब किसी को परेशानी ना हो ये तो हम प्रैक्टिकली मानते नहीं, परेशानी आ सकती है, लेकिन परेशानी आने के बाद दूर नहीं करना ये गलत बात है, तो रिड्रेस नहीं कर रहे हो, परेशानी दूर नहीं कर रहे हो। डिले इन डीमटेरियलाइजेशन और इशू ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ सिक्योरिटी, डीमैट रीमैट की प्रोसेस अनड्यू डिले किए जा रहे हो, बेचारा एप्लीकेंट एप्लीकेशन लगा के बैठा है, डीआरएफ लगा रखा है, आरआरएफ लगा रखा है, सुनते ही नहीं है, बेचारा चक्कर पे चक्कर खाए जा रहा है, होने नहीं देगा सेबी। सेबी इन्वेस्टर्स के साथ हमेशा खड़ा रहता है, क्योंकि इन्वेस्टर का नेता है वो, एक्चुअली में है ना, वो कहते हैं हमारा नेता सेबी, हमारा नेता सेबी, ऐसा है। चलिए, फेलियर टू रिकंसाइल रिकॉर्ड्स या फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस इशूड बाय सेबी अंडर सेक्शन 19 ऑफ द एक्ट, जो अभी सेक्शन 19 में हमने पढ़ा, डायरेक्शंस दी थी सेबी ने, वो नहीं मानते हो आप, या फेलियर टू कंडक्ट बिजनेस इन अ फेयर मैनर में कंडक्ट नहीं कर रहे हो,
और जी जो बोलता है फाइनली जहाँ पे कोई सेपरेट पेनल्टी नहीं दे रखी है, सेपरेट पेनल्टी नहीं दे रखी है, तो उस केस में क्या क्या पेनल्टीज है। तो देखो सबसे पहले हम 19A से लेकर के FA तक की बात कर रहे हैं, इसकी बात बाद में करेंगे, है ना। तो क्या बोला, कितनी पेनल्टी है, पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1,00,000 रुपए, विच मे एक्सटेंड टू 1,00,000 फॉर ईच डे। बाप रे बाप, 1,00,000 रुपए पर डे की पेनल्टी, मतलब जहाँ डिले हो रहा है वहां पे पर डे 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000 1,00,000। 10 दिन डिले हो गए 10,00,000, 30 दिन डिले हो गया 30,00,000। ओहो हो, खतरनाक। ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ ₹1 करोड़। यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर मान लो आपने 200 दिन डिले किया तो 200 इंटू अगर आप 1,00,000 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 करोड़। 2 करोड़, 2 करोड़ नहीं जाएगी। अब यहाँ पे पेनल्टी मैक्सिमम कर दी 1 करोड़ रुपए तक, ठीक है। तो 1,00,000 रुपीज प्लस 1,00,000 पर डे, जो मैक्सिमम कितनी जाएगी, 1 करोड़ रुपए। इन सारे सेक्शंस में सेम पेनल्टी है, सेम टू सेम पेनल्टी। और अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है ना, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है तो लाइबल टू ए पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 1,00,000 रुपीज विच मे एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे पर डे वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे 1,00,000 रुपीज और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज तक सेबी पेनल्टी इम्पोज कर सकता है। अभी पैसा सेबी को मिला ना, पेनल्टी में 1 करोड़ आ गए, 50 लाख आ गए, 10 लाख आ गए। अब जो ये पेनल्टी का पैसा है ये कहाँ जाएगा, ये एक अकाउंट है हमारा। तो ऑल द सम रिसीव्ड एज पेनल्टीज आर क्रेडिटेड टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट। तो ये जो भी पैसा पेनल्टी का सेबी रिसीव करता है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। यहाँ तक आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेक्शन 19 तक की हमने बातें की हैं। तो आज के लिए इतना इनफ है। रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।